कि ये सब्सटेंस एसिड है, बेस है या सॉल्ट है। वो कैसे हो सकता है? जब हम ये कहते हैं कि कोई भी चीज है हमारे पास, फॉर एग्जांपल हमने कहा कि किसी भी तरीके का कोई लिक्विड है, एनी काइंड ऑफ ड्रिंकेबल लिक्विड, कोई भी ऐसा लिक्विड जिसे हम पी सकते हैं, तो हम उसको या तो टच करके बताते हैं, हम टच करके बताते हैं, जो भी कंटेनर है हम उसको टच करके या लिक्विड में हल्का सा अपनी फिंगर को डिप करके हम ये बता देते हैं कि ये गर्म है या ठंडा है या नॉर्मल टेम्परेचर का है, हम ये बता देते हैं। अच्छा, अगर मान लीजिए उसका स्वाद आपसे पूछा जाए तो आप कैसे करेंगे? आप उसको टेस्ट करेंगे और टेस्ट करके बताएंगे कि ये मीठा है, ये खट्टा है, ये कड़वा है या ये स्पाइसी है, किस तरीके का है। तो वो सब कुछ चीजें आप सिर्फ और सिर्फ उसको टेस्ट करके बता पाएंगे, और कोई तरीका नहीं। इसी तरीके से कोई ना कोई तो ऐसा इंडिकेशन होता होगा, कोई ना कोई तो ऐसा तरीका होता होगा जिसको देखकर हम ये बता पाए कि ये जो सब्सटेंस है ये एसिड है, ये सब्सटेंस बेस है। तो वो तरीके क्या हो सकते हैं? तो इसको करने से पहले जो हम कहते हैं कि एसिड बेस और सॉल्ट, इनको पूरी तरीके से अलग अलग क्लासिफाई करके पढ़ने से पहले सबसे पहले हम ये देखेंगे कि पता कैसे लगाया जाए कि कोई भी सब्सटेंस एसिड है, बेस है या सॉल्ट है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स का, नोट करिएगा कि कंपाउंड्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू थ्री ग्रुप्स। कंपाउंड्स कैन बी compounds can be classified compounds can be classified into three groups. Compounds can be classified into three groups. पहला है three groups: acids, there have bases, and third one is salts. Acids, bases, and salts. फिर हेडिंग डालेंगे indicators. Indicators for testing. Indicators for testing acids and bases. Indicators for testing acids and bases. इसमें लिखेंगे an indicator is a dye. An indicator is a dye that changes color when it is put. That changes color. An indicator is a dye that changes color indicator is a dye that changes color when it is put into an acid or a base. When it is put into an acid when it is put into an acid or a base. An indicator tells us whether the substance we are testing. Next line में लिखेंगे an indicator tells us whether the substance we are testing tells us whether the substance
whether the substance we are testing, whether the substance we are testing is an acid or a base, is an acid or a base by change in its color, by change in its color. By change in its color. क्या होता है कि हमारे पास अगर कोई भी सब्सटेंस दे रखा है तो सबसे पहले उसकी प्रॉपर्टी स्टडी करने से भी पहले हमें ये देखना होता है कि वो एसिड है, बेस है, क्या है, एसिड और बेस में से क्या है। ठीक है, सबसे पहले हमें ये देखना होता है। इंडिकेटर कभी भी सॉल्ट को इंडिकेट नहीं करता, इंडिकेटर इंडिकेशन होता है सिर्फ एसिड का और बेस का। तो इंडिकेटर जो है, इंडिकेटर एक डाई होती है। डाई का मतलब क्या है कि कोई कलर्ड सब्सटेंस है, कोई कलर्ड मटेरियल है जिसको अगर मैं किसी एसिड में डालूं तो वो डिफरेंट तरीके से अपना कलर बदलेगा, अगर मैं किसी बेस के अंदर डालूं तो फिर वो डिफरेंट तरीके से अपना कलर बदलेगा। ठीक है, तो हम ये कहते हैं एन इंडिकेटर टेल्स अस वेदर द सब्सटेंस वी आर टेस्टिंग इज एन एसिड और अ बेस बाय चेंजिंग इट्स कलर। इंडिकेटर हमको ये बताता है कि जिस सब्सटेंस को हम टेस्ट कर रहे हैं वो एक एसिड है या फिर बेस है, और किस तरह से बताता है, अपना खुद का कलर चेंज करके। अपना खुद का कलर चेंज करके इंडिकेटर हमको ये बताता है कि जो सब्सटेंस हम टेस्ट कर रहे हैं वो एसिड है या फिर बेस है। ठीक है, अब देखिएगा, अब नेक्स्ट है द थ्री मोस्ट कॉमन इंडिकेटर्स। द थ्री मोस्ट कॉमन इंडिकेटर्स, the three most common indicators to test for acids and bases, to test for acids and bases are the three most common indicators to test for acids and bases are, फर्स्ट लिखेंगे लिटमस और सेकंड लिखेंगे, फर्स्ट लिखेंगे लिटमस, सेकंड लिखेंगे मिथाइल ऑरेंज और थर्ड लिखेंगे फिनोफ्थलीन। फिनोफ्थलीन के स्पेलिंग लिख लीजिए PHENOLPH, फिनोल्फथलीन, PHALEIN, फिनोफ्थलीन। इसमें क्या होता है, जो एल है वो साइलेंट होता है। ठीक है, बोलते हैं इसको फिनोफ्थलीन, लिखा जाता है फिनोल्फथलीन। ठीक है, तो द थ्री मोस्ट कॉमन इंडिकेटर्स टू टेस्ट फॉर एसिड्स एंड बेसेस आर लिटमस, मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोफ्थलीन। पहली हेडिंग डालेंगे लिटमस, सबसे पहली हेडिंग डालेंगे लिटमस। लिटमस, हम ये कहेंगे द मोस्ट कॉमन इंडिकेटर यूज्ड फॉर टेस्टिंग एसिड्स एंड बेसेस, the most common indicator, the most common indicator used used for testing common indicator used for testing acids and bases are acids and bases in the laboratory, acids and bases in the
laboratory is litmus. नोट करेंगे इट इज ऑफ टू टाइप्स. It is of two types, blue litmus and red litmus. Blue litmus and red litmus. Blue litmus and red litmus. लिखेंगे an acid turns blue litmus to red. Acid turns blue litmus to red. Next one लिखेंगे a base turns red litmus to blue. तीन तरीके के इंडिकेटर होते हैं. सबसे ज्यादा जो वाइडली यूज्ड इंडिकेटर होते हैं एसिड्स और बेसिस को आइडेंटिफाई करने के लिए कि कौन सा सब्सटेंस एसिड है, कौन सा सब्सटेंस बेस है. वो तीन इंडिकेटर होते हैं. एक होता है लिटमस, दूसरा होता है मिथाइल ऑरेंज और तीसरा होता है फिनोल्फथलीन. तो सबसे पहले बात करेंगे हम लिटमस की. तो जो लिटमस होता है, लिटमस का जो ओरिजिनल कलर होता है, जो लिटमस है, लिटमस का जो ओरिजिनल कलर होता है, ओरिजिनल कलर इसका होता है पर्पल. ये पर्पल कलर का होता है. अभी नोट करवा दूंगा आपको, ये सब सब कुछ नोट करवाऊंगा. तो जो लिटमस है, लिटमस का ओरिजिनल कलर तो पर्पल होता है, लेकिन क्या करते हैं कि इसको कन्वर्ट करा जाता है दो अलग अलग कलर्स में, रेड लिटमस में और ब्लू लिटमस में. ठीक है, एक मिनट वेट करिए. तो लिटमस का ओरिजिनल कलर पर्पल होता है. लिटमस को कन्वर्ट करा जाता है ब्लू लिटमस में या रेड लिटमस में. अब हमने ये कहा कि जब लिटमस को हमने दो कलर्स में अलग अलग कन्वर्ट कर दिया, तो दो अलग अलग टाइप के मेरे पास लिटमस हो गए. एक तो ब्लू लिटमस होता है, एक रेड लिटमस होता है. अब अगर मान लीजिए कोई भी मेरे पास सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन में मैंने रेड लिटमस को डिप कर दिया. रेड लिटमस, अच्छा लिटमस जो है, लिटमस पेपर होता है. लिटमस क्या चीज होती है? लिटमस पेपर होता है. लिटमस जो है वो लिक्विड भी होता है. लिटमस दो फॉर्म्स में आता है, लिक्विड फॉर्म में भी आता है और सॉलिड की फॉर्म में एक पेपर की तरह भी आता है. तो आप ये देखिएगा कि अगर मान लीजिए मैं देखता हूँ कि मेरे पास कोई भी सब्सटेंस है, उस सब्सटेंस के अंदर मैंने रेड लिटमस को डिप कर दिया, और रेड लिटमस को डिप करने पर मैंने उस रेड लिटमस पेपर जो है, जब मैंने उसको निकाल कर देखा, तो मैंने देखा उसका कलर जो है वो रेड है. वो रेड ही रहा, उसका कलर कोई चेंज नहीं हुआ. तो मैं ये कहूँगा कि अगर वो एसिड होता, तब तो अगर वो एसिड है तो उसका कलर रेड का रेड ही रहेगा. ठीक है. अच्छा, अगर वो कोई न्यूट्रल सॉल्यूशन है, न्यूट्रल सॉल्यूशन यानी कि ना तो वो एसिड है ना ही वो बेस है, तो क्या होगा? तो भी उसका कलर रेड का रेड ही रहेगा. लेकिन अगर वो एक बेस है, तो रेड लिटमस पेपर का कलर चेंज होकर ब्लू हो जाएगा. वही लिखा हुआ है, अ बेस टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू. और जस्ट इसका उल्टा जो है वो एसिड के केस में होता है. अगर मान लीजिए टेस्ट ट्यूब में मेरे पास कोई एक सॉल्यूशन है, मैंने उस सॉल्यूशन में ब्लू लिटमस पेपर को डिप कर दिया, निकाल के चेक करा, तो मैंने कहा ये तो ब्लू था पहले भी, अब भी ब्लू ही है. तो इसका मतलब वो एसिड तो नहीं है, क्योंकि अगर वो एसिड होता तो वो ब्लू को रेड में कन्वर्ट कर देता. तो अब वो क्या हो सकता है? या तो वो बेस होगा, और या फिर वो एक न्यूट्रल सॉल्यूशन होगा. अब मैं क्या करूंगा? अब मैंने कहा कि चलो वो एसिड तो नहीं है. ये कैसे पता चला? कि मैंने उसके अंदर ब्लू लिटमस पेपर डिप कर दिया. ब्लू लिटमस पेपर का कलर ब्लू से रेड नहीं हुआ, वो ब्लू का ब्लू ही रहा. इसका मतलब वो एसिड नहीं है. वो एसिड नहीं है तो वो क्या हो सकता है? या तो न्यूट्रल होगा या फिर बेस होगा. चलो, तो दो चांसेस रह गए, या तो न्यूट्रल या फिर बेस. बेस को चेक करने के लिए क्या करा जाता है?
बेस को चेक करने के लिए मुझे रेड लिटमस पेपर चाहिए होता है। अब मैंने उसमें रेड लिटमस पेपर डाल दिया, रेड लिटमस पेपर डाला तो उसका कलर ब्लू हो गया, तो मैंने कहा कि जी ये जो सॉल्यूशन है ये सॉल्यूशन एक बेस है। फॉर एग्जांपल सोचो कि उस सॉल्यूशन में मैं रेड लिटमस पेपर डालता और उसका कलर भी चेंज ना होता, वो रेड है तो रेड का रेड ही रहता, तो मैं ये कहता कि एसिड तो ये था ही नहीं क्योंकि इसने ब्लू का कलर चेंज नहीं करा, और ये बेस भी नहीं है क्योंकि इसने रेड का कलर भी चेंज नहीं करा। इसका मतलब ये ना तो एसिड है ना ये बेस है, यानी कि ये न्यूट्रल सॉल्यूशन है। बताइए जी, समझ में आ गई मेरी बात? यस ठीक है, विदित क्लियर है आपको? यस सर। ठीक है, दिशा और राजनंदिनी दोनों बताइए। यस सर। यस सर। चलिए, तो ये तो पहला इंडिकेटर हुआ लिटमस, और इसमें नोट करके हम लिखेंगे कि नेचुरल या न्यूट्रल लिखें, न्यूट्रल कलर of litmus is purple, comma, it is then converted into blue or red color. Color of litmus is purple, comma, it is then converted into blue or red color. इसके बाद अगले इंडिकेटर की बात करते हैं। अगला इंडिकेटर है मिथाइल ऑरेंज। पहला लिटमस था, सेकंड आप लिखेंगे मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज इसमें लिखेंगे इट इज अ सिंथेटिक इंडिकेटर। सिंथेटिक का मतलब देयर आर टू टाइप्स ऑफ थिंग्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ थिंग्स। एक थिंग तो होती है जिसको हम बोलते हैं नेचुरल। नेचुरल जैसे कि लिटमस है, तो लिटमस एक नेचुरल इंडिकेटर है। नेचुरल मतलब जो हमको नेचर में मिलता है, ठीक। और एक होता है सिंथेटिक। सिंथेटिक का मतलब होता है मैन मेड, जिसको हम लेबोरेटरी में डेवलप करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर अच्छा जो लेबोरेटरी में डेवलप करी जाती है चीज, वो भी नेचुरल चीजों से ही बनाई जाती है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं ये कहूँ कि मेरे पास एप्पल है और मेरे पास पाइनएप्पल है, मेरे पास कुछ ग्रेप्स हैं, मेरे पास बनाना है, तो ये बहुत सारे फ्रूट्स हो गए, ठीक है। अच्छा, अगर हम ये कहें कि इन सारे फ्रूट्स की हेल्प से, इन सारे फ्रूट्स की हेल्प से अगर किसी बड़ी फूड इंडस्ट्री के अंदर जैम जैम बनाया जाता है, जिसको हम मिक्स्ड फ्रूट जैम बोलते हैं, जिसको हम ब्रेड पर लगाकर खाते हैं, तो वो चीज़ तो सिंथेटिक हो गई क्योंकि दैट इज डेवलप्ड इन द लेबोरेटरी। और बाकी जो चीजें हैं, जैसे कि मैंने बोला एप्पल है, तो एप्पल डायरेक्टली हमें कहाँ से मिलता है? वो डायरेक्टली नेचर में मिलता है हमको, किसी भी एप्पल के पेड़ पर लगता है, उसको वहां से तोड़कर हम ले आते हैं। तो जो नेचुरली चीजें मिलती हैं उनको हम बोलते हैं नेचुरल थिंग्स, और थिंग्स व्हिच आर डेवलप्ड इन द लेबोरेटरी आर कॉल्ड सिंथेटिक थिंग्स। तो हम ये बोलेंगे मिथाइल ऑरेंज की अगर बात करें, तो मिथाइल ऑरेंज में आप लिखेंगे मिथाइल ऑरेंज इज अ सिंथेटिक इंडिकेटर। मिथाइल ऑरेंज इज अ मिथाइल ऑरेंज इज अ सिंथेटिक इंडिकेटर। दिखाई दे रहा है ना सभी को? सभी को दिखाई दे रहा है? ऑडियो वीडियो में किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नो सर। नो सर। ठीक है। Methyl orange is a synthetic indicator. The neutral color of methyl orange is the neutral color of methyl orange is orange. The neutral color of methyl orange is orange. जो मिथाइल ऑरेंज है उसका न्यूट्रल कलर ऑरेंज होता है। फिर आप नोट करेंगे मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर
ethyl orange indicator gives red color in acid solution. Gives red color in acid solution. अगला point, ethyl orange indicator ethyl orange indicator gives yellow color in basic solution. देखिए एसिड सॉल्यूशन को मैं एसिडिक सॉल्यूशन भी बोल सकता हूँ और इसी तरह से बेस सॉल्यूशन को मैं बेसिक सॉल्यूशन भी बोल सकता हूँ। तो वही है कि जिस तरीके से मैंने लिटमस पेपर का देखा था कि लिटमस में क्या होता है कि अगर मान लीजिए किसी एसिड में किसी एसिडिक सॉल्यूशन में मैं लिटमस को डाल दूं और लिटमस का कलर अगर ब्लू है तो वो ब्लू का रेड हो जाएगा। अगर किसी बेस सॉल्यूशन में अगर मैं रेड लिटमस को डाल दूं तो रेड लिटमस को डाल दूं तो उसका कलर जो है वो ब्लू हो जाएगा। इसी तरीके से हम बात करते हैं मिथाइल ऑरेंज की। मिथाइल ऑरेंज का जो ओरिजिनल कलर होता है वो ऑरेंज कलर का होता है। अगर उसको किसी एसिडिक सॉल्यूशन में डाल दिया तो उसका ऑरेंज कलर जो है वो रेड में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब वो रेड कलर का हो जाएगा। अगर मिथाइल ऑरेंज को हमने किसी बेसिक सॉल्यूशन यानी कि बेस में डाल दिया तो उसका जो ऑरेंज कलर था वो येलो में कन्वर्ट हो जाएगा। ये समझ में आ गया? बताइए, ये सभी को क्लियर है? Yes, sir. यस सर। ठीक है जी। अगला नोट करेंगे फिनोल्फथलीन। जो थर्ड इंडिकेटर है वो है फिनोल्फथलीन। फिनोल्फथलीन फिनोल्फथलीन में नोट करिएगा, द न्यूट्रल कलर ऑफ फिनोल्फथलीन इज कलरलेस। द न्यूट्रल कलर of phenolphthalein, the neutral color of phenolphthalein is colorless. Is colorless. जैसे उसका न्यूट्रल कलर ऑरेंज था, इसका कोई कलर ही नहीं है, पानी की तरह होता है, कलरलेस। यहाँ पर लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट करके phenolphthalein indicator phenolphthalein remains phenolphthalein phenolphthalein remains colorless in an acidic solution. In an acidic solution. सेकंड पॉइंट लिखेंगे, सेकंड पॉइंट लिखेंगे फिनोल्फथलीन इंडिकेटर एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बेटा बताइए। सर ये जो आपने लिखा है द न्यूट्रल कलर ऑफ फिनोल्फथलीन इज कलरलेस, सर इसका मतलब क्या है? अगर फिनोल्फथलीन में कुछ नहीं मिला है? हाँ, न्यूट्रल कलर मतलब वही, जैसे कि हम पानी की बात करते हैं ना, तो पानी जब तक ऐसे ही न्यूट्रली रखा हुआ है, मतलब नॉर्मली रखा हुआ है, तो पानी का कलर कलरलेस होता है। फिर अगर आपने उसके अंदर कोई चीज मिला दी, कुछ भी आपने अगर मिला दिया तो उसका कलर चेंज हो जाता है। तो अगर फिनोल्फथलीन ऐसे ही रखा हुआ है नॉर्मली तो फिनोल्फथलीन का कोई कलर नहीं होता। समझ गए?
ओके सर। ठीक है। अगला है सेकंड पॉइंट इसमें, phenolphthalein indicator gives pink color in basic solution, gives pink color in basic solution. gives pink color in basic solution. अब देखिएगा, एक बार सारी की सारी चीजें एक बार रिकॉल करके देख लेते हैं। सबसे पहले हमने ये कहा कि अगर मैं एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स इस चैप्टर की बात कर रहा हूँ, तो हम ये कहेंगे कि कंपाउंड्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज, एसिड्स, बेसिस और सॉल्ट्स। अब अगर हम सबसे पहले ये देखें कि एसिड मतलब कोई भी सब्सटेंस एसिड है, ये पता कैसे चलेगा, या कोई भी सब्सटेंस बेस है, ये पता कैसे चलेगा, उसके लिए कुछ इंडिकेटर्स अवेलेबल हैं। जैसे कि हमने कहा कि एक इंडिकेटर होता है लिटमस, एक होता है मिथाइल ऑरेंज और एक होता है फिनोल्फथालीन। लिटमस क्या होता है? लिटमस एक नेचुरल इंडिकेटर होता है। मिथाइल ऑरेंज और फिनोल्फथालीन दोनों के दोनों सिंथेटिक इंडिकेटर, यानी कि इनको लेबोरेटरी में डेवलप करा जाता है। ये सिंथेटिक इंडिकेटर्स होते हैं। अब अगर मैं लिटमस की बात करता हूँ, तो लिटमस जो है, लिटमस इज ऑफ टू टाइप्स। ओरिजिनल कलर तो लिटमस का ब्लू होता है, वो पर्पल होता है, लेकिन उसको कन्वर्ट करा जाता है दो अलग अलग टाइप के लिटमसेस में। तो एक तो होता है ब्लू लिटमस और एक होता है रेड लिटमस। अगर मान लीजिए मैं एसिड के अंदर ब्लू लिटमस को डालूं, तो ब्लू लिटमस का कलर रेड हो जाएगा। अगर मान लीजिए मैं किसी बेस के अंदर रेड लिटमस को डालूं, तो उसका कलर जो है वो ब्लू हो जाएगा। मतलब एसिड जो है वो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देता है, और बेस जो है वो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद दूसरा इंडिकेटर आता है मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज एक सिंथेटिक इंडिकेटर है, और मिथाइल ऑरेंज का जो न्यूट्रल कलर है, वो न्यूट्रल कलर उसका क्या होता है? ये ऑरेंज कलर का होता है। अब हमने क्या करा कि अगर मैंने किसी एसिड के अंदर, अगर किसी एसिड के अंदर हमने मिथाइल ऑरेंज को डाल दिया, तो क्या होता है कि उसका जो ओरिजिनल कलर है, ओरिजिनल कलर तो ऑरेंज है, तो वो ऑरेंज से रेड कलर पे कन्वर्ट हो जाएगा एसिड के केस में। और बेस की बात करें तो ओरिजिनल कलर तो उसका ऑरेंज था, तो वो ऑरेंज से येलो में कन्वर्ट हो जाएगा बेस के केस में। ठीक है। तो इस तरीके से हम एसिड और बेस को क्लासिफाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मिथाइल ऑरेंज। फिर तीसरा इंडिकेटर आता है फिनोल्फथालीन। अगेन फिनोल्फथालीन जो है, फिनोल्फथालीन भी एक सिंथेटिक इंडिकेटर है। और फिनोल्फथालीन में हम ये देखते हैं कि फिनोल्फथालीन का जो ओरिजिनल कलर है, जिसको हम न्यूट्रल कलर बोल देते हैं, वो होता है कलरलेस। उसका कोई कलर नहीं होता, पानी की तरह होता है, बिल्कुल साफ। तो अगर उसको किसी एसिडिक सॉल्यूशन में डाल देते हैं, तो उसका कलर चेंज ही नहीं होता। उसका कलर जो है वो जैसा है वो वैसा का वैसा ही रहता है, कलरलेस ही रहता है। और अगर उसको हम किसी बेस के अंदर डाल देते हैं, बेसिक सॉल्यूशन के अंदर डाल देते हैं, तो उसका कलर जो है वो पिंक हो जाता है। ठीक है, बताइए जी, ये तीनों टाइप के इंडिकेटर्स क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, ये तीनों तरीके के इंडिकेटर हमने देख लिए। उसके बाद कुछ अलग टाइप के भी इंडिकेटर्स आते हैं, वो भी देखते हैं जरा। अब हेडिंग डालेंगे सम अदर इंडिकेटर्स। सम अदर इंडिकेटर्स। अब इसमें देखिएगा, हम ये कहते हैं कि कुछ अलग, अगर मैं इंडिकेटर्स की बात करूं, तो इंडिकेटर्स हमारे पास होते हैं। पहला इंडिकेटर नोट करिएगा, टर्मरिक। टर्मरिक जो हमारे घरों में भी मिलती है, हम खाने में सब्जियों में यूज करते हैं। टर्मरिक मतलब हल्दी। तो यूज करिए, लिखिएगा इसको, टर्मरिक।
टर्मरिक, टर्मरिक में आप लिखेंगे इट इज ऑल्सो अ नेचुरल इंडिकेटर turmeric is also a turmeric is also a natural indicator. It turns red in basic solutions. It turns red in basic solution. It turns red in basic solution. तो हम ये कहते हैं कि यहाँ पर क्या होता है कि जो बेसिक सॉल्यूशन है, बेसिक सॉल्यूशन में जो टर्मरिक है, टर्मरिक का कलर जो है वो चेंज होकर रेड हो जाता है। टर्मरिक वैसे पीले रंग की होती है, हमें मालूम है कि हल्दी का कलर जो है वो येलो होता है। तो अगर मान लीजिए हम बात करें कि हमने हल्दी को, हमने टर्मरिक को किसी बेसिक सॉल्यूशन में डाला, तो वो उस बेसिक सॉल्यूशन का कलर चेंज करके क्या कर देगी, वो रेड कलर का कर देगी उसको। अब बात करते हैं एसिडिक सॉल्यूशन की। तो एसिड के बारे में, एसिड के लिए ये इंडिकेटर होता ही नहीं, मतलब ये बता ही नहीं सकता कि कोई सब्सटेंस एसिड है या नहीं। हाँ, बेस को जरूर बता सकता है। तो हम ये कहेंगे, यहाँ पर लिख देंगे ये does not change its color in acidic solution. उसी तरीके से अगर आपके दिमाग में क्वेश्चन आया हो, phenolphthalein remains colorless in an acidic solution, तो हम ये कह सकते हैं कि ये तो बता ही नहीं पाया phenolphthalein ने कि वो एसिडिक है या नहीं, तो ये बिल्कुल ठीक है। ठीक है ना, क्योंकि अगर मान लीजिए हमने phenolphthalein को किसी न्यूट्रल सॉल्यूशन में डाल दिया, न्यूट्रल सॉल्यूशन जैसे कि वाटर होता है, हमने phenolphthalein को वाटर में डाल दिया तो वाटर भी कलरलेस होता है, phenolphthalein भी कलरलेस होता है, तो दोनों कलरलेस हो जाएंगे। जब दोनों ही कलरलेस हो जाएंगे तो हम पता कैसे पाएंगे कि ये एसिड है या बेस है या ये किस तरीके का सॉल्यूशन। तो अगर मैं देखूं कि फिनोल्फथलीन ने किसी भी तरीके का कलर चेंज ही नहीं करा एसिड के केस में, तो इसका मतलब ये है कि ये एसिड को टेस्ट करने के लिए अच्छा इंडिकेटर नहीं है। ठीक है, आप समझेंगे कि उसने एसिड में डाला और वो कलरलेस का कलरलेस ही रहा, तो आप समझेंगे कि शायद ये न्यूट्रल है और गलती से आपने एसिड में हाथ डाल दिया तो हाथ आपका जल सकता है। ठीक है, एसिड्स जो है वो हाईली डेंजरस होते हैं, स्किन को वो जला देते हैं। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि दिस इज नॉट अ गुड इंडिकेटर फॉर एसिड्स फिनोल्फथलीन। और इसी तरीके से मैं टर्मरिक की बात करता हूँ, तो टर्मरिक जो है बेस का तो कलर चेंज कर देती है, बेस में तो खुद अपना कलर वो चेंज कर लेती है। ओरिजिनली टर्मरिक का कलर येलो होता है, और अगर किसी बेसिक सॉल्यूशन में उसको डालते हैं तो उसका कलर चेंज होकर रेड हो जाता है। तो वो बेसिक सॉल्यूशंस के लिए तो एक अच्छा इंडिकेटर है टर्मरिक, लेकिन एसिड्स के लिए अच्छा इंडिकेटर नहीं है। मेरी बात समझ में आ गई सभी को? सभी को इतना क्लियर है? बताइए, चले आगे। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अब इसमें एक चीज और मैं आपको समझाना चाहूंगा कि एक एग्जांपल देते हैं इसका, कि फॉर एग्जांपल आपने कभी नोटिस करा हो या आपने कभी अपने कपड़े धोए हो, तो आपने देखा हो कि जो कपड़े धोने का जो साबुन होता है, फॉर एग्जांपल जो भी कपड़े धोने का आपका साबुन है, आपने उसको किसी भी कपड़े पर लगाया, और ऐसे कपड़े पर लगाया जिस कपड़े पर थोड़ा सा हल्दी के या सब्जी के निशान लग गए हैं। भाई अगर सब्जी गिरी है उस पर, तो सब्जी में हल्दी हमेशा डाली जाती है, तो कपड़ों पर अगर सब्जी के निशान लग गए हैं, इसका मतलब उस पर हल्दी के निशान आ गए। तो कभी भी आप ये देखिएगा, अगर किसी भी कपड़े पर येलो कलर का हल्दी का निशान आ गया और आप उस पर साबुन लगाएंगे उसको धोने के लिए, तो एकदम से वो साफ नहीं होगा, पहले उसका कलर रेड हो जाएगा। उसका रीजन ये है कि जो सोप होता है ना, सोप बनता ही बेस का है। जो सोप होते हैं, जो साबुन होते हैं कपड़े धोने के, वो बेस के बनते हैं। इस वजह से बेस को जब आपने टर्मरिक यानी कि हल्दी पर रगड़ा, टच करा, तो वो उसको रेड कलर का कन्वर्ट कर देता है। समझ में आ गया? ठीक है बेटा, चलूं आगे। विदित समझ रहे हो?
विदित क्लियर है? यस सर। चलिए ठीक है। टर्मरिक के बाद अगला लिखते हैं द रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट। कैबेज जानते हैं ना सभी बच्चे? बेटा सर कैबेज कैबेज। कैबेज जानते हैं ना सभी बच्चे क्या होता है? यस सर। ठीक है। सेकंड है द रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट। रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट। रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट में हम लिखेंगे कि रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट कैसे मिलता है। जो कैबेज होता है, कैबेज की जो आपकी कैबेज जो होता है, कैबेज के जो फ्लावर्स होते हैं या लीव्स होती हैं, लीव्स और फ्लावर्स सब कुछ आपने लिया, सब कुछ को खूब अच्छे से मैश कर दिया। मैश करने के बाद उसका आपने जूस निकाल लिया, तो उसको हम बोलेंगे कि उसका रेड कैबेज का एक्सट्रैक्ट हो गया। तो रेड कैबेज का जब आप एक्सट्रैक्ट निकालेंगे तो फिर वो एक इंडिकेटर की तरह काम करेगा। किस तरह से? हम ये कहेंगे कि रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट में इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम रेड कैबेज its natural color. Its natural color is red. Its natural color is red. अब दो पॉइंट्स लिखिएगा। It remains red in acidic solutions. It turns green. It turns green in basic solutions. Yeah, it remains red in acidic solutions. It turns green in basic solutions. तो जो रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट है, रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट अगर एसिड में डालेंगे तो रेड है तो रेड ही रहेगा, उसका कोई कलर चेंज नहीं होगा। और जो बेसिक सॉल्यूशन है, बेसिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो उसका कलर रेड से चेंज होकर ग्रीन हो जाए। ठीक है। इतना करने के बाद में फिर हम नेक्स्ट देखेंगे ओल्ड फैक्ट्री इंडिकेटर्स। फिर हम नेक्स्ट लिखेंगे ओल्ड फैक्ट्री इंडिकेटर्स। OL और फैक्ट्री OLFACTURY ओल्ड फैक्ट्री इंडिकेटर्स। ओल्ड फैक्ट्री इंडिकेटर्स में हम ये कहेंगे ओल्ड फैक्ट्री, द टर्म ओल्ड फैक्ट्री मीन्स रिलेटेड टू स्मेल। The term olfactory means related to smell. Related to smell मतलब क्या है कि अब मुझे कलर चेंज देखने की जरूरत नहीं है, अब मैं स्मेल करके बता सकता हूँ कि कौन सा सब्सटेंस एसिड है और कौन सा सब्सटेंस बेस है। अभी तक आप ये देखिए कि अभी तक जो हमने देखा उसमें सबसे पहले हमारे पास था लिटमस पेपर। लिटमस लिटमस का ओरिजिनल कलर पर्पल होता है, उसको कन्वर्ट करके ब्लू या रेड में कन्वर्ट कर दिया जाता है। अब हम ये कहते हैं कि जो लिटमस है, लिटमस अगर एसिड में डालते हैं तो ब्लू से रेड में कन्वर्ट हो जाता है। लिटमस को अगर रेड लिटमस को बेस में डालते हैं तो वो रेड जो है वो ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। उसके बाद आता है मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज का ओरिजिनल कलर होता है, नेचुरल कलर होता है ऑरेंज। अगर उसको एसिड में डालते हैं तो वो ऑरेंज से रेड कलर का हो जाता है, अगर उसको बेस में डालते हैं तो वो ऑरेंज से येलो कलर का हो जाता है। फिर हमारा तीसरा आता है फिनोफ्थलीन। फिनोफ्थलीन का ओरिजिनल कलर होता है कलरलेस, अगर उसको एसिड में डालते हैं तो वो कलरलेस ही रहता है, और अगर उसको बेस में डालते हैं तो फिर वो पिंक कलर का हो जाता है। उसके बाद दो अलग तरीके के इंडिकेटर्स हमने देखे। पहला है टर्मरिक। टर्मरिक होता है ओरिजिनली येलो कलर का, अगर टर्मरिक को हम किसी बेस में डालते हैं तो बेस में तो उसका कलर जो है वो रेड हो जाता है,
लेकिन एसिड्स में उसका कलर एज इट इज रहता है, येलो का येलो ही रहता है, कोई चेंज नहीं। फिर अगला हमने देखा रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट। रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट जो है वो रेड कैबेज, उसकी लीव्स, उसके फ्लावर्स को मैश करके और उसका जो जूस निकाला जाता है उसको रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट बोलते हैं, और वो ओरिजिनली रेड कलर का ही होता है। तो अगर उसको हम डालते हैं किसी भी एसिडिक सॉल्यूशन में तो फिर वो रेड का रेड ही रहता है, उसका कोई कलर चेंज नहीं होता। और अगर उसको बेसिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो फिर वो रेड से ग्रीन कलर का हो जाता है। तो ये सारे इंडिकेटर्स हो गए। उसके बाद मैं बात करता हूँ ओल फैक्ट्री इंडिकेटर्स का। ओल फैक्ट्री का मतलब होता है एनीथिंग व्हिच इज रिलेटेड टू स्मेल। तो अब इसमें ओल फैक्ट्री इंडिकेटर्स में सबसे पहले हम लिखेंगे अनियन। दो टाइप के होता है ओल फैक्ट्री इंडिकेटर्स भी, दो तरीके के होते हैं, एक तो अनियन और एक वनीला एक्सट्रैक्ट। अनियन, अनियन में लिखेंगे onion has a characteristic smell। कैरेक्टरिस्टिक स्मेल का मतलब ये है कि अनियन की खुद की ही एक अलग सी स्मेल होती है। अनियन हैज अ कैरेक्टरिस्टिक स्मेल। हम ये कहेंगे कि इसमें एसिडिक सॉल्यूशन, एसिडिक सॉल्यूशंस does not destroy, acidic solutions does not destroy the smell of onion। सेकंड है basic solutions destroy the smell of onions। क्या मतलब है कि अगर मान लीजिए आपने अनियन जो है, आपने अनियन का कोई भी आपने अनियन का एक्सट्रैक्ट लिया या आपने अनियन का जूस निकाल के उसको किसी एक कपड़े में, किसी क्लॉथ स्ट्रिप में भिगो दिया, और उस क्लॉथ स्ट्रिप को अगर आपने किसी बेसिक सॉल्यूशन में डाला और बेसिक सॉल्यूशन में डिप करके आप उसको बाहर निकालते हैं और फिर उसको आप स्मेल करते हैं, तो आपको अनियन की स्मेल नहीं आएगी, क्योंकि बेसिक सॉल्यूशन डिस्ट्रॉय कर देते हैं स्मेल ऑफ अनियन को। तो ये बेस के लिए एक बहुत अच्छा टेस्ट है कि बेसिक सॉल्यूशन जो है वो अनियन की स्मेल को डिस्ट्रॉय कर देंगे, जबकि एसिडिक सॉल्यूशन अनियन की स्मेल को डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे। समझ में आ गया बेटा? बताइए, क्लियर है? क्लियर है सभी को? आपको बताइए। यस सर। ईशा, राजनंदिनी, तीनों बताइए। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है जी। उसके बाद अगला देखेंगे, अगला है वनीला एक्सट्रैक्ट। तो वनीला एक्सट्रैक्ट, वनीला हैज अ कैरेक्टरिस्टिक प्लेजेंट, वनीला हैज अ कैरेक्टरिस्टिक प्लेजेंट स्मेल। वनीला की एक कैरेक्टरिस्टिक प्लेजेंट स्मेल होती है, बहुत अच्छी स्मेल होती है वनीला की, जिसकी हम लोग आइसक्रीम भी खाते हैं, तो उसकी एक बहुत अच्छी स्मेल होती है। अगर मान लीजिए हम एसिड की बात करें तो बिल्कुल इसमें हम ये कहेंगे बिल्कुल सेम है। सबसे पहले में आप लिखेंगे एसिडिक सॉल्यूशन does not destroy the smell of vanilla। जो एसिडिक सॉल्यूशन होते हैं वो वनीला की स्मेल को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाते। आपने वनीला में भिगोकर किसी एक कपड़े को आपने अगर किसी एसिडिक सॉल्यूशन में डिप कर दिया
और फिर निकाल कर आप अगर उसको स्मेल करेंगे तो आपको वनीला की स्मेल पहले जैसी ही आपको महसूस होगी। उसके बाद दूसरा बेसिक सॉल्यूशन, destroy the smell of vanilla। बेसिक सॉल्यूशंस हैं वो वनीला की स्मेल को खत्म कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो दोनों बिल्कुल सेम है। जो ओल फैक्टर यानी कि जो स्मेल करने वाले जो इंडिकेटर्स हैं दोनों बिल्कुल सेम है। अनियन की बड़ी अजीब सी गंदी सी स्मेल होती है, जबकि वनीला की बड़ी अच्छी स्मेल होती है। अगर किसी एसिडिक सॉल्यूशन में मैंने अ क्लॉथ डिप्ड इन अनियन जूस, अगर मैंने उसको एक अनियन जूस में भीगा हुआ कपड़ा, उसको हम क्या बोलते हैं, अ क्लॉथ ट्रीटेड विद अनियन एक्सट्रैक्ट। अगर उसको मैंने डिप कर दिया किसी एसिडिक सॉल्यूशन में तो उसकी स्मेल, अनियन की स्मेल आती रहेगी, जैसी है वैसी ही आती रहेगी। लेकिन और उसी तरीके से अगर मैंने अ क्लॉथ ट्रीटेड विद वनीला एक्सट्रैक्ट उसको एसिडिक सॉल्यूशन में डिप करा तो वनीला की स्मेल भी आती रहेगी। लेकिन अगर वही काम मैंने बेस के साथ करा तो ना तो अनियन की स्मेल आएगी और ना ही वनीला की स्मेल आएगी। समझ गए? क्लियर है इतना? Yes, sir. ठीक है, तो बेटा ये सारे के सारे इंडिकेटर्स थे। अब इन इंडिकेटर्स के बाद में फिर हम स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट आपकी क्लास परसों होगी, कल का ऑफ रहेगा। परसों की क्लास से हम स्टार्ट करते हैं आगे सारी इनकी प्रॉपर्टीज अलग अलग, एसिड की अलग, बेस की अलग और सॉल्ट की। ठीक है, पहला टॉपिक आपका यही था इंडिकेटर्स वाला, तो इसको आप लोग लर्न कर लेना। क्लियर है ना सभी बच्चों को? Yes, sir. चलिए, तो आज के लिए बेटा इतना ही बस। Thank you, sir. Okay. Namaste, sir. Thank you. ओके ओके।